देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4। पाठ का नाम है नगर। हिंदी वर्णिका है एक्सरसाइज 4। इनके लेखक हैं सुजाता। लेखक कौन है? सुजाता। सबसे पहले लेखक परिचय देख लेते हैं हम लोग। नगर कहानी के कोई पूछेगा कि लेखक कौन है? सुजाता है। और इनका वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन। वास्तविक नाम क्या है बच्चों? एस रंगराजन। जन्म हुआ था इनका 3 मई 1935 को। 3 मई 1900। कहां जन्म हुआ था? चेन्नई तमिलनाडु में। कहां हुआ था? चेन्नई तमिलनाडु में। अपनी रचना शैली तथा विषय वस्तु के द्वारा तमिल कहानियों में उल्लेखनीय बदलाव किए। ये अपनी रचना शैली विषय वस्तु के द्वारा तमिल कहानी में बदलाव, मतलब कोई कोई ऐसा राइटर भी आता है कि कुछ लिखने का तरीका ही क्या कर देता है, वो बदल देता है। तो वैसा ही कुछ बदलाव लेकर आए। इनकी रचनाएं खूब लोकप्रिय हुई। लोकप्रिय मतलब इनका रचना बहुत लोग पढ़ा, जाना और खूब, जैसे बस समझ लो लोकप्रिय का मतलब होता है आजकल के भाषा में समझना तो वायरल होना। वायरल का मतलब लोकप्रिय होता है कि आप वायरल हो गए के बारे में। वायरल मतलब चारों तरफ फैल गए। इन्होंने कुछ अभिनय नाटक भी लिखा और इनके कुछ उपन्यासों पर चलचित्र भी बने। कुछ नाटक मतलब होता है कि कुछ एकांकी वगैरह जैसे होता है ना, ये ड्रामा रामा गांवों में होता है, तो कुछ वैसा नाटक भी लिखा इन्होंने। और कुछ इनके जो उपन्यास थे इन पर चलचित्र बना। चलचित्र मतलब होता है फिल्म। चलचित्र, फिल्म को कहा जाता है चलचित्र हिंदी में। फिल्म भी बना, मूवी भी बना। इनकी 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी है। ये जितने भी ये आते हैं ना फिल्म वगैरह, ये सब सोचते हैं कभी कि कौन लिखा होगा इस सबको। ये सब बड़े बड़े राइटर लिखते हैं इसको इमेजिन करके कि ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है। तो ये लोग जो लिखते हैं तो उसी पर ये लोग डायरेक्टर लोग जो होता है वो खरीद करके उसका पेटेंट खरीदता है। खरीद करके उसी को अब कास्ट रूप में डाल देता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे रामायण लिखा गया, वाल्मीकि ने लिखा, तो रामानंद सागर ने उसको कास्ट रूप दे दिया है। राम किसी को बना दिए, सीता किसी को बना दिए, लक्ष्मण किसी को बना दिए, और वहां से दिखाए कि देखिए ये ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि पढ़ा हुआ से ज्यादा देखा हुआ समझ में आता है। तो इनकी चलचित्र भी लिखा और चलचित्र भी बना और बहुत सारा नाटक लिखे। 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी थी। 25 से अधिक कृतियां जो है इनकी प्रकाशित होती। इनकी रचनाओं में करयलान, सेड़ब कंपू, कनउत तसेल रारसाले आदि काफी चर्चित और सम्मानित हुए। नगर कहानी जो है आधुनिक तमिल कहानी सभार से संकलित है और इसके अनुवादक के ए जमुना है। इनका अनुवादक कौन है? के ए जमुना है। और ये कहां से लिया गया है? ये आधुनिक तमिल कहानियों से लिया गया है। आधुनिक तमिल कहानियों से लिया गया है। और इसका अनुवादक मतलब क्या है? तमिल भाषा में लिखा हुआ कहानी है। तमिल भाषा में लिखा हुआ है तो इसीलिए इसका अनुवाद किसने किया? के ए जमुना ने हिंदी में कर दिया। हिंदी में अनुवाद करके इसको हम लोगों को दे दिया 10th क्लास में पढ़ने के लिए। चलिए बताइए, नगर कहानी के लेखक कौन बोला जाएगा? इनका पूरा नाम, वास्तविक नाम क्या था? एस रंगराजन। क्या नाम था इनका? जन्म हुआ था 3 मई 1900। स्थान कहां था जन्म का? चेन्नई तमिलनाडु। ये चेन्नई। और इन्होंने तमिल में बहुत ज्यादा बदलाव किया, लिखने में, तरीका में, लिखावट में, सब कुछ में इन्होंने क्या किया? बदलाव किया। इनकी रचनाएं क्या हुई? खूब लोकप्रिय हुई। इनकी रचनाओं को खूब लोगों ने पढ़ा, सुना, देखा। इनकी 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी है। और ये जो कहानी लिया गया है वो आधुनिक तमिल कहानियों से लिया गया है, जिसके अनुवादक कौन है? के ए जमुना जी हैं। के ए जमुना जी हैं। चलिए देखते हैं कि कहानी में क्या लिख रहे हैं, ये नगर कहानी में क्या कहना चाहते हैं। निकाल लीजिए किताब।
काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में लिखा है, मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है। हमारे देश में प्राचीन मानचित्रों में मथुरा नाम से उल्लेखित अंग्रेजों द्वारा मदुरा और यूनानी लोगों द्वारा मेदोरा कहे जाने वाला नगर तमिल लोगों का मैदुरे ही है। यहां पे 3-4 ऑब्जेक्टिव बन गया, देखिए। मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यानी कि पांड्य लोगों की पूछेगा कि दूसरी राजधानी का नाम क्या है, मदुरै। मदुरै हमारे देश में प्राचीन मानचित्रों में मथुरा नाम से उल्लेखित, मानचित्र में उसको किस नाम से रखा गया है, मथुरा, नॉट मंथरा, इट्स मथुरा। बोलो मथुरा। मथुरा नाम से उल्लेखित, और अंग्रेजों द्वारा इसको मदुरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अंग्रेजों बात आता तो बोल रहे वेयर डू यू लिव, तो अंग्रेजों से बोलता था आई लिव इन मदुरा। मदुरा कहा जाता, हम लोग मदुरै कहते हैं, बुझा रहा है, मदुरै कहते हैं। इसके बाद में यूनानी लोगों द्वारा इसे क्या कहा जा रहा था, मेदोरा। मदुरा, मेदोरा, मथुरा, मदुरै, 4-5 का नाम आ गया। मदुरा, मदुरा कहा जाता था किसके द्वारा, अंग्रेजमन के द्वारा। और मथुरा मानचित्र में है मेदोरा, यूनानी लोगों द्वारा। किसके द्वारा, दीवारों पर मोटे अक्षरों में छपे विविध वस्तुओं का विज्ञापन करने वाले तरह तरह के पोस्टर लगे हुए थे। अब जाइएगा शहर वहर में तो आपको बड़का बड़का पोस्टर दिखेगा, पता चल जाता है कि नहीं शहर में आ गए हैं हम लोग। बहुत बड़ा बड़ा पोस्टर दिखता है, सब दीवार पे छपा हुआ, तो ऐसा ऐसा साट करके सब लोहा का खंभा बना बना करके पूरा लगाया हुआ रहता है। क्या लगा हुआ है, निजाम लेडी तंबाकू, यही सब रहता है ना, निजाम लेडी तंबाकू। एके ब्रांड बेसियर्स, सावधान क्रांति की आग भड़क रही है। खास सभाएं, हाजी मूसा की कपड़ों की दुकान, कपड़ों का सागर। 3/9/73 को नास्तिक लोग हांडिया लेकर चलेंगे। मतलब ये सब विज्ञापन लगा हुआ है, कोई दुकान का विज्ञापन किया है, कोई राजनीति का विज्ञापन किया है, कोई किसी और चीज का विज्ञापन किया है, कोई पान मसाला का विज्ञापन किया है, विज्ञापन लगा हुआ। मदुरै नगर में एक साधारण दिन हमेशा की तरह सड़कों और नालों के सामने मनुष्यों के बदले घड़े लाइन बनाकर खड़े थे। शहर ओहर की अर्थव्यवस्था बड़ी खतरनाक होता है। आजकल तो सिलेंडर आप लोगों को मिल जाता है बहुत जल्दी। हमको याद है 2016 में सुबह सुबह आना पड़ता था, और आ करके वो क्या कहा जाता था, आ करके लाइन लगाना पड़ता था सिलेंडर के लिए। 4-4 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, 5-5 घंटा। और वो भी होता कुछ ही था कि हो सकता है आपका नंबर आते आते सिलेंडर क्या हो जाए, खत्म, तो फिर घरे जाइए खाली सिलेंडर लेके, दोबारा अगले दिन 3 बजे भोर में आइए और जाकर सिलेंडर रख के खड़ा होइए। ये हम काम किए हैं, शायद आप लोग को तो करना ही नहीं। अब तो जाता है आदमी कहीं दुकान से खरीद लेता है, मिल जाता है उसको, और अब तो घरे घरे आ जाता है, घरे लाके वेंडर वाला पहुंचा के चला जाता है। तो इतना दिक्कत होता था। 2 दिन हम फिरे हैं, हमको आना कहाँ से पड़ता था, अपने गांव से 25 किलोमीटर बाइक चला के आना है, और अब गैस भरवाना है, और ना मिला तो फिर वापस जाना है, यानी कि 1 लीटर तेलो बर्बाद हो गया, और मिलबो नहीं किया। आदमी 3 बजे भोर में निकलता था सिलेंडर लेने के लिए, 10 बजे दिन में पहुंचता था, जाके सिलेंडर लेके आ गई बनी हो मिल जाता था। तो समझ लो कि क्या कहा जाता है, वो जैसे एकदम कुंभ मेला का स्नान जैसा है, ट्रेन पकड़ने जैसा है कि गई स्टेशन में ट्रेन पकड़ लेनी, ट्रेन में घुस गई नहीं, भले खड़ा भाई टॉयलेट में चाहे टंकी पर, लेकिन पहुंच जाई वो लागता, बुझा रहे ना। हांडिया पानी के लिए भी लाइन लगता था, तो वही कह रहा है कि हाँ वहां पे सिलेंडर का लाइन लगता था। ऐसे क्या करता था ना आदमी, सिलेंडर अबे रख रख कैसे लाइन लगा देता, आपस सिलेंडर धोली रहता था। अच्छा रस्सी ले जाता था, रस्सी सिलेंडर में बांध के हाथों में बांध लेता था, जरा ना कि तने मनी होकेंगे तो रस्सिया बांधल बाना हमरा में, न तो क्या पता सब सिलेंडर एक ही जिसमें दिखता है, कौन वहां का अपन दवा ठोक देगा हमारा है, हो जाएगा तुरंत ऊपर नाम लिखल है आपका, कम खत्म। तो घड़ा लाइन लगाकर खड़ा था। उसके बाद एक और लाइन लगता है, जाइएगा ट्रेन व्रेन का टिकट लेने के लिए तत्काल, देखो तत्काल टिकट निकलता है। अरे तत्काल की स्थिति बड़ी खराब है,
हम लोग रात के जाते थे 9 बजे शाम को, खाना वाना खा के घरे से स्टेशन पे, भर रात आदमी स्टेशन पे रहता था। सुबह ईटा रख रख के वही ईटा पर कपार से कैसे सूझ जाता था ना, बुझा रहा। उसमें ये कह कहती कि पहले नंबर लगाए में तो तत्काल का टिकट में 100 सीट रहता है, 10 सीट रहता है, 20 सीट रहता है, खत्म हो जाता है। तो उसके लिए भी लाइन लगाता था, तो ईंटा लेके जाता था अपना ना, ईंटवा पैसे ईंटवा ऐसे रख के ऐसे हेजे हेने से सूझ जाता था। फिर हेजे बगल में को सुतल है ईंटा रख के हेने से, फिर एगो हेने से ईंटा रख के हे पे सुतल है, फिर एगो हेने से ईंटा रख के हेने से सुतल है। अब ईंटवा लेके बैठल ना रही आदमी, तो वहीं पे कपार था के रात भर सूते के बाद फिर 7 बजे काउंटर खुलेगा तत्काल टिकट का, तब हमारी ईटा ही जब तुम खड़ा हो जिम फट देना, हाँ टिकट खुल गई ले चलो हो गया। तो वो आदमी लाइन लगाता था उसे जा करके इस तरह से, तो बड़ी खतरनाक चीज था। अब तो मिल जाता है टिकट जल्दी, लेकिन आई कब का बता रहे हैं, 2014 का, मनमोहन सिंह का राज में, मोदी का राज चल रहा है ना अभी। बहुत कुछ चेंजिंग हुआ है बबुआ, आज डिजिटल जमाना आ गया। 14 से पहले ना बैंक में जाकर के एटीएम कार्ड लेता था आदमी, जाके एटीएम घूमता रहता था पैसा निकालने के लिए। अब बोलोगे कि अभी भी तो घूमता ही है, तो नहीं, अब कम हो गया है। जैसे मेरे अकाउंट में पैसा है तो हमको उसको निकालने का जरूरत जाके फोन पे से स्कैन करके डाल सकते हैं, यानी कि बैंक से बैंक में चला जाएगा, हमको कैश लेके घूमने का जरूरत नहीं है, बुझा रहा है ना। तो उस समय दिक्कत होता था, आपको निकाल कर ले जाके कैश देना ही पड़ता है। पता चला एटीएम में पैसे खत्म, एटीएम के पैसा, तो फिर घरे आइए, अरे एटीएम में लाइन लगता था, बहुत ज्यादा दिक्कत होता था। ढेर सही हो गया अब तो। हाँ, छोटे बच्चे टिटेनस जैसी भयानक रोगों की चिंता किए बिना मिट्टी में खेल रहे थे। पांडीय परिवहन की निगम की बसें सर्वत्र स्वदेशी भावना से युक्त डीजल का धुआं फैला रही थी। कलफ लगी निकर कमीज पहने प्रोटीन से के कमी से पीड़ित पुलिस वाले इधर उधर जाने वाले वाहनों और मनुष्यों की गति को नियंत्रित कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे मानो ब्राउनीय गति सिद्धांत का पालन कर रहे हों। इधर उधर पुलिस वाले देखे होंगे ट्रैफिक में एकदम ऐसे कूदता रहता है डंडा लेके वो। अब तो लाइट लग गया, अब तो ढेर आराम हो गया इन लोगों को, नहीं तो दिन भर इधर 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 ऐसे करता था पहले। हाँ, नहीं लगेगा नहीं लगेगा, ऐसे बस आता था ना तो ऐसे रोकता था, हाँ तू रुको रही है अभी, हाँ इन्हें से चलो जी। अब तो रेड सिग्नल हो गया, आराम हो गया, तो पुलिस वाले भी इधर उधर घूम रहे थे। खादीधारों लोगों का जुलूस जो न बड़ा था न लंबा, महंगाई के लिए सरकार को कोसता हुआ सरकार के बाईं ओर मानो रेंग रहा था। चप्पल रहित गंवार लोगों की भीड़, चप्पल रहित का मतलब बिना चप्पल पहने गंवार लोग घूम रहे थे वहां पे। मीनाक्षी मंदिर के स्तब्ध से खड़े गोपुरम, सूखी हुई बैगे, नदी का पुल, यही है मदुरै। अगर आपको अपने शहर सासाराम का जिक्र करना हो तब कैसे कीजिएगा, आई जाइएगा, बोलिए भीड़ भाड़ की सड़कें, दीवार पर तरह तरह के पोस्टर लगे हुए, सिग्नल को तोड़ते हुए लोग, भीख मांगते हुए भिखारी, आवारा गर्द छोकरे, यही है अपना सासाराम। गंदगी से भरा हुआ सड़क, गंदगी से भरा हुआ सड़क, यही है अपना। अगर तालाब पर का जिक्र करना होगा, उस दिन बाजार लगा हो तो क्या कीजिएगा, क्या कर दुकान, जलेबी के दुकान, बगल में नाली, नाली के पास जलेबी, रोड पर भीड़ भाड़, चारों तरफ गाड़ियों का हॉर्न बजता हुआ, स्कूल के बच्चे गंदे यूनिफॉर्म में स्कूल जाते हुए, बुझा रहा है ना। टेम्पू वाले बिना नियम का चलते हुए, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी। ऐसा ही है अपना अमरा तालाब। ऐसे ही ना बोलिएगा, थोड़ा सा तो जिक्र करना पड़ेगा ना। अब देखो, ज्यादा बढ़िया जिक्र कर दोगे तो सबको शक होने लगेगा, गंदगी का जिक्र करोगे तो हाँ ये हो सकता है, बुझा रहे ना। हमारी कहानी ये तो नगर से संबंधित था, अब हम लोग चलते हैं कहानी में। हमारी कहानी एक ऐसी लड़की से संबंधित है जो आज ही इस नगर में आई है। अब कहानी शुरू हो गया, अभी तक इंट्रोडक्शन था, बुझा रहा ना। हमारी कहानी में भी, इस कहानी में भी पिछली कहानी की तरह एक पागल लड़की थी, इसमें एक बीमार लड़की है। अरे तो बीमार है तो क्या कहें उसका हम। उसमें पागल लड़की थी और इसमें, उसमें पागल और गूंगी थी।
और इसमें बीमार लड़की है। हमारी कहानी एक ऐसी लड़की से संबंधित हो जो इस नगर में आई है, वल्ली अमाल। एक कैरेक्टर आया वल्ली अमाल। वल्ली अमाल पपाती के साथ, एक और कैरेक्टर आया पपाती। पपाती के साथ मैदुरे स्थित अस्पताल के बहिरंग रोगी विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। हुआ क्या था देखो, चुप रहो। वल्ली अमाल जो थी पपाती की मां थी। कौन थी बच्चों? और ये बड़े अस्पताल में एगो प्रविष्ट हुई है जो गांवों में रहती थी, और ये बीमार है, पहली बार आई है उस मदुरै नगर में इलाज कराने के लिए। पहले दिन पपाती को बुखार था। हुआ क्या है, पपाती को बुखार है, हम बोलवे कि यह बीमार लड़की का कहानी है। उसके गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाने पर डॉक्टर ने उन्हें डरा दिया। वे बोले कि सुबह की पहली बस पकड़कर झटपट बड़े अस्पताल पहुंच जाओ। मतलब छोटे डॉक्टर के पास गई थी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, तो वहां पे डॉक्टर ने बोला कि नहीं, हमसे संभलेगा नहीं, आप जल्दी से उसको रेफर कर दिया था कि ले जाइए इसको कहां, बड़े अस्पताल में। पपाती स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। स्ट्रेचर दिखते हैं ना, वो डगरता है जिसमें चक्कर लगा रहता है। 6 डॉक्टर उसे घेरे खड़े थे। 6 गो डॉक्टर उसको घेर के चारों तरफ से लेटी हुई थी। 6 गो डॉक्टर, 3 4 5, 6 गो डॉक्टर उसको क्या हुए थे, घेर कर देख रहे थे उसको। पपाती लगभग 12 साल की थी। याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव आता है। पपाती कितने साल की थी? 12 साल की। उसके नाक दोनों ओर से छीदी हुई थी। नाक जो था दोनों ओर से, एक ओर छेदवाता है आदमी, लेकिन उसका नाक जो था दोनों ओर से। अब माथे पर विभूति का आड़ा तिलक था, भभूत लगाई थी माथवा पर हल्का सा। छाती तक ओढ़ाई हुई थी, चादर ओढ़ा हुआ था। उसके बाहर निकले दुबले पतले हाथ, दुबले पतले से लग रहे थे। उसका हाथवा बाहर ही निकला था, इसे एकदम पतला पतला हाथ दिख रहा था। बुखार की तेजी के कारण पपाती बेहोश सी पड़ी थी, एकदम बेहोश पड़ी हुई थी, और उसका मुंह ऐसे ही पड़ी हुई थी। उसका मुंह क्या था? खुला था। दिख रही पपाती? अब दिखने लगी ना, पपाती लेटी हुई है। हिमांशु तो आए जी, ये बेंच बिछाए गाय को। नौकिया कैसे छेदाएगा तुम्हारा? छोड़ दो, छोड़ दो। समझ में आएगा? पपाती दिख रही ना, पपाती लेटी हुई है, कौन डॉक्टर घेरे हुए उसको, आधा छाती तक उसका चादर उठाया हुआ है, दोनों ओर से नाक उसका, हाथ लटका हुआ है, और माथे पर विभूति का। बुझा गया? आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर ने उसका सिर घुमाकर देखा। डॉक्टर क्या किए? उसका मूड़ी घुमाए और देखे। आंखों की पलकों को उठाकर देखा, ऐसे कनका डॉक्टर लोग झांकते हैं, इस आंखियों ऐसे उठा के देखते हैं। गालों को उंगली से दबा के देखा, खोपड़ी को उंगली से ठोकर ऐसे ऐसे करता है सब, ऐसे ऐसे। अरे उपपाती है, उसके उंगली से ठोक रहा है। खोपड़ी को उंगली से ठोकर पर। बड़े डॉक्टर विदेश से शिक्षा पाकर आए थे, स्नातकोत्तर कक्षाओं को पढ़ाते थे, वे प्रोफेसर थे। चारों तरफ उनके खड़े हुए छात्र, उनके डॉक्टर उनके छात्र थे। वे बोले, अंग्रेजी बोले, एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस, नोटिस दिस। वो बोले कि एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस, बिल्कुल इसको मेनिंजाइटिस का रोग है। कौन सा रोग है? मेनिंजाइटिस का रोग है, नोटिस दिस, देखो इसको। वो डॉक्टर जो थे सलाह वो दिए अगल बगल वाला से, ठीक है। वल्ली अमाल न समझ में आने वाली उनकी बातों को सुनती अत्यंत चिंतित होकर अपनी पुत्री को एक टक देख रही थी। अब वल्ली को कुछ बुझा रहा था नहीं, तो एक टक उसको देख रही थी। अब डॉक्टर लोग जब बतियाते हैं तो कौची कौची रोग का नाम बताने लगते हैं, तो कुछ बुझाता हो जाता नहीं है। ये बुझाता है कि फीस भरे के बा, हो कितना भरे के बा, तो 3000 भर दे जाएगा फीस। अच्छा, दवाई लेवे के बा, वो दवाई के नामों नहीं बुझाता है। दवाई लेवे के बा, कहाँ मिली, तो हे पे मिली, तो जाए वो सब पढ़ लेगा।
डॉक्टर बोले हाँ, चारों ओर डॉक्टर ने बारी बारी से ऑप्थेल्मोस्कोप की सहायता से लड़की की आंखों के भीतर का परीक्षण किया। एगो लाए थे वो लोग ऑप्थेल्मोस्कोप, और उससे वो आंखिया में देख रहे थे लड़कियां का, सब डॉक्टर उसको देख रहे थे। आपको पता है हॉस्पिटल में चले जाओ तो वहां पे अगर उसमें कॉलेज भी है तो पेशेंट पे ही सीख लेता है सब। कल बता रहे थे ना कि पेशेंट के प्रति डॉक्टर का व्यवहार कुशल होता है, संवेदनशील नहीं होता है, उसको बस ऑब्जेक्ट की तरह देखता है। अब पेशेंट जब जाता है ना तो उसको उसके लिए कुछ नहीं है। अरे नॉर्मली अगर कोई मर जाता है, हम लोग खाली देख के भी उसको आएंगे तो जाके घरे नहाएंगे। वो लोग डॉक्टर के पास मर भी जाएगा ना तो वो लोग कुछ नहीं असर पड़ता है, आज जाके बोला एम सॉरी, जाके खाना खाने लगेगा। वो उसको खाली ऑब्जेक्ट जानता है, क्या कुछ है इसमें। अरे इतना शरीर कुल चीर फाड़ देता है सब, कम समझ रहे हो उसको। उसको बस ऑब्जेक्ट मानता है। जैसे हम लोग घरे तुम लोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स को खोल के पूरा उसका कल पुर्जा अलग कर देते हो, डर नहीं लगता है, तो डॉक्टर लोग भी क्या करते हैं हाँ, जैसे हम लोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स को खोल के, जैसे अब हम हैं थोड़ा मोड़ा पंखा उंखा खोल के सब कुछ अलग कर देंगे, तो लोगों से डर लगेगा, तो हमको डर नहीं लगता है। लेकिन वो डॉक्टर लोग क्या करता है, दिमाग खोल देगा, पेट खोल देगा, घाव वो चीर देगा, हड्डी उड्डी निकाल देगा, तो वो सब करता है। टॉर्च की रोशनी फेंक कर पता किया कि पुतलियां हिलती है कि नहीं, फिर अपनी अपनी कॉपियों में आवश्यकता अनुसार टिप्पणी लिख दी। भले डॉक्टर बोले कह दीजिए इसे एडमिट कर लें। वल्ली अमाल ने बारी बारी से उनके चेहरों को देखा। डॉक्टरों में से एक बोला, माताजी इस लड़की को तुरंत अस्पताल में भर्ती करना होगा। वह देखिए वो जो सजन बैठे हैं ना, उनके पास जाइए। आपकी चीट कहां है? चीट वही, आप जाइएगा सरकारी हॉस्पिटल में तो पर्ची कटता है वो। वल्ली अमाल के पास चीट नहीं थी। कोई बात नहीं, वो दे देंगे। अरे यार तू चल, बाबूजी इस तरफ से। बड़े डॉक्टर की तरफ देखते हुए पूछा, बाबूजी बच्ची अच्छी हो जाएगी ना? यही पूछता है आदमी, ठीक हो जाएगी ना? पहले इसे एडमिट करवा दें, हम इसकी देखभाल करेंगे। डॉक्टर धनशेखरन, इस केस को मैं स्वयं देखूंगा। डॉक्टर साहब बोले कि हम खुद देखेंगे। दूसरे लोगों द्वारा घिरे हुए किसी मंत्री की तरह चल दिए। डॉक्टर साहब देख के मंत्री की तरह एकदम आराम से चल दिए। डॉक्टर धनशेखरन वहां बैठे श्रीनिवासन को सारी बातें समझाकर डॉक्टर के पीछे दौड़े। श्रीनिवासन ने वल्ली अमाल की ओर देखा। देखो अब हुआ क्या है। बड़ा डॉक्टर कहे धनशेखरन से, उनमें कौन धनशेखरन होगा, धनशेखरनवा बोल दिया श्रीनिवासन से। मतलब वह कहल कि एक आधो कहलन माधो से, माधो कहलन उधो से तो एगो कहला दूसरा से, दूसर कहला तीसरा से, उस सब कोई चल गई। अब बचलन श्रीनिवासन। बोलन वल्ली अमाल को दिखा, अम्मा इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? बोले कह रहे तुम्हारे आया नाम है। अरे ओ हरामजादे, वो रजिस्टर उठा ला। शहर और में ऐसे होता है गाँव के लोग थोड़ी बढ़िया से बोलते हैं, यहाँ को वहां अरे हरामजादा है ना, रजिस्टर उठा के लाओ। वो बोली वल्ली अम्मा। पेशेंट का नाम? तो बोली मर चुके हैं, वे मर चुके हैं। तो श्रीनिवासन ने सिर उठा के देखा, बोला पेशेंट यानी कि रोगी किसको भर्ती करना है? मेरी बेटी को। वली अम्मा बोली मेरी बेटी को। क्या नाम है? जी वली अम्मा। वो अपना नाम बता रही थी। क्या मजाक कर रही है? तेरी बेटी का क्या नाम है? पपाती। पपाती। अब हे भगवान, ये ले इस चीट को लेकर सीधी चली जा। वहां सीढ़ियों के ऊपर एक सज्जन कुर्सी पर बैठे मिलेंगे। वे लोगों से वेतन आदि के बारे में पूछताछ करते हैं, उन्हें यह चीट दे देना। बच्ची तो बोली कि बच्ची का क्या होगा? ये बच्ची को कुछ नहीं होगा, यहां लेटे रहने दे, तेरे साथ कोई नहीं आया, तू जा। अरे यहां विजयरंगम कौन है? दूसरा नाम लिया उसका, इसका काम फाइनल कर दिया। वल्ली अमाल पपाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वहां की लंबी कतार देखकर वहां फैले हुई गंध के कारण उसका जी मिचलाने लगा। उसे अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा आया। उसके पति जो था मर गया था, उस पर खूब खिसियाई। वह चीट लेकर सीधे चली गई। कुर्सी खाली पड़ी थी। लो वहां गई तो कुर्सी, और उसकी पीठ पर धूल जमी हुई थी। पास बैठे एक व्यक्ति को उसने चीट दिखाई। उसने कुछ लिखते हुए कनखियों से उस चीट की ओर देखा। बोला मां जी तनिक ठहरो, उन्हें आने दो।
यह कहकर खाली कुर्सी की ओर संकेत दिया। वल्ली अमाल के मन में अपनी बेटी के पास लौट जाने की तीव्र इच्छा जागी। उस अनपढ़ स्त्री के हृदय में इस प्रश्न ने अत्यंत विशाल रूप ले लिया कि मैं यहाँ प्रतीक्षा करूं या अपनी बेटी के पास लौट जाऊं। वो लड़किया को छोड़ना नहीं चाहती थी एक भी मिनट, और वो सोचने लगी क्या करी हम, इधर रही की जाई रही की जाई रही की जाई रही की, एकदम घोर संकट में पड़ गई वो। उसे यह पूछते हुए डर लग रहा था कि क्या उन्हें आने में देरी लगेगी, मतलब ये इतना भी डर लग रहा था कि क्या वो आएंगे, कब आएंगे, खाली है कुर्सियां। वेतनवादी के बारे में पूछताछ करने वाले सज्जन अपने भांजे को भर्ती कराकर आराम से लौटे। जो वेतनवादी के बारे में पूछताछ करते हैं वो आराम से एकदम लौटे, एकदम देखने में भीड़ लगा है लेकिन आराम से आए, आकर कुर्सी पर बैठे, 3-4 बार नसवार ली, बोले फिर रुमाल को रस्सी की तरह लपेटकर नथुने में डालकर सुरसुरा कर चुस्त होकर बोले। फिर रुमाल लिए और रुमाल लेके ऐसे ऐसे किए और फिर चुस्त होकर बोले, देखो भाई, अब सब छेकले था उन लोगों को, सब छेकले था एकदम, दिख रहे हैं ना डॉक्टर, नहीं दिख रहे हैं अभी, सब छेकले था एकदम, हमार 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 हमार। तो बोले देखो भाई, तुम लोगों को लाइन बनाकर खड़ा होना चाहिए, इस तरह फतिंगा की तरह झुंड बनाकर चले आओगे तो कैसे काम चलेगा। फतिंगा की तरह आके छेक लसन हमरा के, चल लाइन में लगा सब। 30 मिनट इंतजार करने के बाद वली अमाल के हाथ की चीट को कैसे न जैसे छीन लिया। 30 मिनट के बाद बेचारी वली अमाल का भी नंबर आया। इस चीट पर तो डॉक्टर साहब के दस्तखत नहीं है, जाके डॉक्टर साहब का दस्तखत करवा के ला। यह चीज होता है बैंक में, ये नहीं है वो नहीं है, अरे बड़ी परेशान करता है बैंक वाले को। देखोगे ना तुम्हारे पैसा तुम्ही को नहीं देगा, तनको सिग्नेचर गड़बड़ाई नहीं, गलत है, नहीं गलत है, अजब हाल है। हाँ, इस चीट पर डॉक्टर साहब का सिग्नेचर नहीं है, जाके डॉक्टर से मुझे इसके लिए कहाँ जाना है होगा। वो बोली कि कहाँ जाई हम डॉक्टर साहब के सिग्नेचर करावे। तो बोले तू कहाँ से आई है, तो बोली मुनाडी पट्टी से। वो पूछे थे कि तू कहाँ से आई है, मतलब किस विभाग से आई है, के तरह का भेजा है, जा तू डायरेक्ट अपन गांव के नाम बता रही है, तो हम कहां से आए हैं, मुनाडी पट्टी। वो बोला अच्छा मुनाडी पट्टी से, कहकर जोर से हंसे। फिर वह चीट मुझे दे दे। उसने दोबारा उस चीट उठाई, उलट पलट कर देखा, बोली तेरी पति का वेतन कितना है। बोले तेरे पति को सैलरी कितना मिलता, तो बोली कि वे मर चुके हैं। वे तो तेरा वेतन कितना है, तो बोली कि वे मर चुके हैं। तेरा वेतन कितना, उसकी समझ में नहीं है वो क्या करें। अरे बोले महीने में कितना रुपए कमाती है, तो जब फसल काटने जाती हूं, मतलब वो कटनी पिटनी करती है दूसरे का, तब वेतन के रूप में धान मिलता है और दूसरे मौके पर बाजरा और रागी मिलता है। बोला ओ रुपए नहीं मिलता है, अच्छा तेरा वेतन 90 रुपए लिख देता हूं 1 महीने में, घबरा मत, तुझसे पैसे नहीं लेंगे। इस चीट को लेकर जा, अब बाएं तरफ जाके मुड़ जा, दीवार पर तीर का निशान बना होगा, वहां से तू 48 नंबर वाले कमरे में चले जाना। तुम लोग को समझ में आके कहां जाना है, उसको भी नहीं आया, बुझा रहा है ना। हैं वली अमाल ने उस चीट को दोनों हाथों में से ले लिया और क्लर्क ने जो उसे संकेत दिया था उसके सरल मन में और अधिक उलझन पैदा हो गई। वो तो बता दिया इसे चल जाना, कुछ ही है, ये कुछ ही है। हवा के झोंकों से पड़े कागज की टुकड़ी की तरह अस्पताल में इधर उधर भटकती फिरी। वो पढ़ना नहीं जानती थी। उस समय उसके ध्यान से यह बात उतर गई कि 48 नंबर वाले कमरे में जाना है। लौटकर उस क्लर्क से दोबारा कुछ पूछते हुए उसे डर लग रहा था। बात तो सही है, देखो बताते हैं होता क्या है। जब आप नया नया शहर में आते हैं तो दिक्कत होता है। हम नया नया जब 2010 में आए थे सासाराम पढ़ने के लिए, तो हमको इंग्लिश का जाके पढ़ाई पढ़ रहे थे, इंग्लिश का ट्यूशन करने आए थे सासाराम। हमको धरा दिया गया ट्यूशन और हमको सासाराम भेज दिया गया, यहाँ से कोई लेकर नहीं गया। हम पढ़ने तो इधर से चले गए, गाड़ी बस पकड़ के कसम हूँ, उन्हें से आवत खाली हमारा बुझाते ना रहे कि बस मिली कहाँ से। हम पोस्ट ऑफिस पर से लेके अब बौलिया तक चक्कर लगाते थे कि कहूं से कुछ मिली। हम सही बता रहे, आधा घंटा 1 घंटा घूमत घूमत कोनो बस मिलत रहे,
हमरा ई पता नहीं कि बस मिली कहाँ से। बाद में धीरे धीरे 15-20 दिन के बाद पता चलल कि बसवा पोस्ट ऑफिस में से खुलेला। हम झूठो के नहीं जाते नहीं दौड़ल। हाँ, फिर वापस जाते थे खोजे थे, तालाब पे चलवा हो, तालाब पे चलवा हो। तब पता चला। अब कुछ ही, अब तो बुझा गया जाता है। तो वही मतलब शहर का बात बता रहे हैं। अब कोई से पूछने में भी डर लगता था। दूसरा चीज एक बार क्या हुआ ना कि हम देखिए कि जहां मर्जी वहां लोग उतर जाते हैं, ठीक है। तो वो उतारता था कहाँ? अब बस से आओगे ना तो आप जानते हो कहाँ उतारता, वो जो उतारता है, वो जो ओवर ब्रिजवा भी उतार देता है वहीं पे, इन्हें नहीं लाता है, क्या कि इन्हें सवारी बढ़ता है। तो हम कहा कि हम कहें कि ना, हम ना उतरब, क्या कि सब कोई जहां मर्जी तहां उतरता, हम जाके हे जे उतरब। ये आयल तो कहने रोको हो, रोको कहाँ उतरबो? तो तालाब उतर गए। तालाब वो ये कहना उतर लो, चलो तो बस बासा रुकी। हम कहीं बासा ना उतरब, ये उतरब। तो अब हमको घींच के कसहू ना, तो वो ब्रेकर है ना वो जे लेकर रोका, वो ना रोका हमरा के। हम 10 क्लास पास करके तुम ही लोग जैसे छोटे थे तो चले आए थे, और 10 क्लास मानो तो उसन बात है। खैर अब तो जहां मर्जी वहां रोकवा लेगा आदमी, रोको ना तो शीशा सब फोड़ देंगे हम तो के। रोका ही के पड़ी अब कुछ ये उसमें रोक। अरे हम तुमको बता रहे हैं इतना, हम टेम्पू से जा रहे थे, आदमापुर के थे ना, शाम का सब वक्त था, जा रहे थे हम ऐसे बैठ जाते हैं। वो जगह आदमी थे आदमापुर के, वो बोले कि आदमापुर जाना है, तो बोला खाली टेम्पो वाला बेचारा ना कि 10 रुपया लगी। जानते हो क्या बोल रहे हैं? देखो तो जूता भाई। जूता देखा था भाई, धरा दो 2 जूता भाई, 10 रुपया कुछ ले मेरे। हम चुपचाप बैठे, कुछ बताओ। बेचारा आराम से कहा कि देखो 10 रुपया लगी, शाम के वक्त बा। उस सीधे ऐसा ही कह रहे हैं, देखो तो जूता भाई। हम मनवा में कौन भर सके पैसा कम लेता है सब, डायरेक्ट सही बता रहे हैं, पार नहीं होने देगा फिर। कहे कि जाना वनिए से है, अब 50 को ब्रेकर है, जइबो कहाँ इकरा चलते। तो वैसे ही है, मतलब बेचारा रोकता है, और उस समय बच्चा समझेगा, अभी मंसूर रोकेगा कब कौन को करके, लेकिन ये 2-4 साल के बाद फोड़ देगा शीशा उगर, लगेगा कूदने बसवे में, ड्राइवर के धके लगेगा गिराने, चल रोक ना तो धके तोरे गिराई हम ना हो जाएगा वैसे ने, तो रोक देगा वो। मतलब हम उस दिन देखे कि ये लोग 5 रुपये काहे लेता है, ये दहशत है। बेचारा एकदम प्यार से बोला वो कि 10 रुपया लगी भैया, सांझ के वक्त बा। वो सीधे बोल रहे हैं, देखा तो तो भाई। होने के बताओ, बेचारा ये कहता कि हम नहीं जाएंगे, ये कह देते कि हम नहीं जाएंगे, हम 10 रुपये नहीं देंगे, तो सीधा एकदम देखो तो जूत भाई मार लगा वही तुरंत घींच के, मतलब रेट ना बिगाड़ो हमें। 5 रुपये बाद तो 5 रुपया रही। अब वही पोस्ट ऑफिस पे जाओ, अब पोस्ट ऑफिस पे से धर्मशाला पे उतरता है तो बेचारा 10 रुपया देता है। वही जाके जो ज्यादा दूर नहीं है, ये तो ढेर दूर है, तो वो लेकिन दहशत है, बुझा रहे ना। ये बसंतपुर तक, घटमापुर तक दहशत है ये, कि 5 रुपया चलता है ये। सही बता रहे हो, दहशत है, पैसा नहीं है, वो डर से लेता है सब। चलो देखो, छोड़ो हटाओ, कुछ ही क्या बोल रही है? हाँ, उन्हें फिर पार करने के बाद, जेल पार करने के बाद खत्म हो जाता है, होने के बाद फिर 10 रुपया है, उन्हें फिर ज्यादा दूर हो जाता है ना। अरे वो जानत नहीं, हम धर्मशाला की बात करते हैं तो बोलिए, कहते रहो, बोलिए तो दूरी हो गई। चलो देखो, एहिजा लेकिन उतने लेता है जी, एहिजा डीएवी अभी जाते हैं ना, तो वो जब 5 रुपये लेता है, यानी कोई पे 5 रुपये लेता है, दहशत है वो। बढ़िया है, एक जगह का दहशत बनाया है, और वहीं में सब लोग पार हो जाता है। ना बुझाया? बात है कि देखो बताते हैं, टेम्पू चलाने वाले ज्यादातर प्रवासी हैं, प्रवासी समझ में आ रहा है ना, दूसरे दूसरे जगह के लोग हैं ज्यादातर। तो उन क्या करेगा, ये झगड़ा करेगा भैया जौन देव के बाद दो काम खत्म करो ना, तब चलो ना दे देगा ना, फिर दिक्कत ये भी है। अरे ज्यादातर प्रवासी भी है जी, ज्यादा लोकल कम है, लोकल कम है, नहीं तो होइबो करेगा तब रेट में खुल गया तब कुछ ही। अब अब बताओ, ऐसे बोलेगा कोई कि देखो तो जूता बा, हम वो दिन रोकवा रहे थे ना, तो कहता कि ना सीधे बस सही में रोकबो के लेगा, और रंजन के घर है ना, वो ही जा उतारा था हमरा के। फिर वजह से पैदल है नहीं हम,
बताओ, अब बताओ तो बदमाशी किया कि नहीं किया? अच्छा अब कर लेगा बदमाशी। धारे का ड्राइवर का आदमी गर्दन के उतार रोक ना, तब चल आओ बताओ तनी हम तोरा के। देखो, हाँ कहा जी, ओए घबरा मत तुझसे पैसे। हाँ कहाँ तक थे जी हम? हवा के झोंकों से पड़े कागज की तरह। अचानक उसके पास से दो रोगी एक ही स्ट्रेचर पर ले जाते देखा। उसने एक बैठा हुआ था और दूसरा अधलेटी अवस्था में था। अब वली अमाल को वहां पे दूगो रोगी दिखा। कौन दिखा? दूगो रोगी। वो जिसे घूम रही थी, हमको याद आ गया अपना बतिया, तो हम उस आश्रम में क्या कर रहे थे, एक बार पूरा घूम रहे थे बस पकड़ने के लिए। वो खोज रही 48 नंबर वाला कमरा। हाँ, अब अचानक उसको क्या दिखा? दूगो रोगी दिखा। दोनों के नाक में नली डाली गई थी। दूसरी एक ट्रॉली में एक चौड़े मुंह वाले बर्तन में सांभर मिला भात ले जा रहे थे। सांभर समझ में आता है? वो सब कुछ फेंट फाट के सांभर बनता है, वो इडली सांभर होता है ना। कुछ सफेद टोपीधारी लोग दिखाई दिए, सभी प्रकार से सुसज्जित सफेद कोट पहने, स्टेथोस्कोप की माला की तरह गले में डाले। कुछ डॉक्टरनियां सामने से निकली। पुलिस वाले, चाय कॉफी वाले, नर्स, सभी लोग सभी दिशाओं में आ जा रहे थे। वे लोग बहुत जल्दी में थे। उन्हें रोक कर कुछ पूछते हुए डर सा लग रहा था। समझ नहीं आया कि उनसे क्या पूछे। मतलब उसको आदमी बहुत दिखाई दे रहे थे, लेकिन किसी से पूछ नहीं रही थी। किसी एक कमरे के सामने भीड़ लगाए लोग खड़े थे। वहां एक आदमी उसके हाथ की तरह पीले रंग की बहुत सारी चीटें जमा कर रहा था। वहां पर एगो आदमी मिला जो कुर्सी पर बहुत सारी उसे चीट लिया था। उन्हीं को ले जाकर के वो चीट दे दी। वली अमाल पपाती को चिंता सताने लगी। वहां अकेली पड़ी है। जिस आदमी ने चीट इकट्ठी की थी, एक एक करके नाम लेकर पुकार रहा था, उसी क्रम से बैठाता जा रहा था। चीट पर पपाती का नाम पढ़कर बोला, अरे इसे यहां क्यों लाई? इसे लेकर सीधी चला जा। और वह चीट वली अमाल को वापस दे दिया। मतलब गलत आदमी को चीट दे दी थी ले जाके वो। इस पर वह बोली, बाबूजी मुझे मेरी समझ में नहीं आया कि मुझे जाना कहां है। कुछ सोचकर उसने सामने से जाते एक व्यक्ति को रोक कर बोला, अमलराज, माता जी को 48 नंबर कमरा दिखा दो। वली अमाल से वह बोला, इस आदमी के पीछे पीछे चले जाओ, वे वहीं जा रहे हैं। उसे अमलराज के पीछे पीछे भाग कर जाना पड़ा। वहां एक और बेंच पर दूसरे लोगों की भीड़ दिखाई दी। एक आदमी ने उसके हाथ की चीट ले ली। सुबह से भूखी होने के कारण अस्पताल में फैली गंध से, विशेष गंध के कारण वली अमाल का सिर चकराने लगा। वो थोड़ा सा चक्कर में आ गई। आधे घंटे बाद उसका नाम पुकारा गया। वह कमरे से अंदर आई। सामने दो लोग पेंसिल से कुछ लिख रहे थे। उसमें से एक व्यक्ति ने उस चीट अपने हाथ में ली थी। उसे उलट पलट कर ध्यान से देखा और बोला, बहिरंगी रोगी विभाग से आई हो? वह इस प्रश्न का उत्तर न दे सकी। चीट पर लिखा है रोगी को एडमिट किया जाए, इस समय जगह नहीं है, कल सुबह 7:30 बजे आ जाना, समझी? वो बोला कि जगह नहीं है हॉस्पिटल में, कल 7:30 बजे आ जाना। तो बोली कि बाबूजी कहाँ आना होगा? यहीं आना, सीधे यहीं आना, समझी? मतलब बोले कि डायरेक्ट एजे आ जाना, कहीं और मत जाना। उस कमरे से बाहर जाते ही वली अमाल को अपनी पपाती की बहुत चिंता सताने लगी, जिससे वह लगभग 1.5 घंटा अकेले छोड़ करके आई थी। लगभग 1.5 घंटा से घूम रही थी इधर उधर। वह उसके पास लौटने का रास्ता नहीं पा सकी। अस्पताल के सभी कमरे एक जैसे थे। उसे लग रहा था कि मानो एक ही आदमी घूम फिर करके अस्पताल के अलग अलग कमरों में बैठा हुआ है। एक वार्ड में अनेक रोगी लेटे हुए थे, जिनके हाथ पैर को ऊंचा करके वजन बांधा हुआ था। एक कमरे में लेटे छोटे बच्चे मुंह बना बना कर रो रहे थे। मशीनों, रोगियों, डॉक्टरों की उस भीड़ में वापस लौटने का उसे रास्ता ना मिल सका। मतलब उसको लग रहा था कि सब कमरा एक ही जैसा है, हर आदमी एक ही जैसा दिखने लगा उसको। एक कमरा में देखी तो देखी कि वो ट्रामा सेंटर होगा, हाथ तो टूटा होगा, हाथ पैर तो कोनो कहीं से वजन करके बांधा हुआ है। एक कमरा में देखी तो छोटे बच्चों का होगा, उसमें मुंह बना बना के सब रोता रहता है, सब लड़का छोटका छोटका तो रो रहा था सब। वो रास्ते नहीं पा सके। उसने डॉक्टरनी को पास बुलाकर उस जगह की पहचान बताई जहां से वह चली थी। एगो डॉक्टरनी को रोकी, बोले कि इधर आओ, देखिए डॉक्टर बीबी। वहां बहुत सारे डॉक्टर मिलकर बातचीत कर रहे थे
एक आदमी मुझसे वेतन के बारे में पूछा था, उसने यह भी बताया कि मुझे इलाज के लिए पैसे देने नहीं पड़ेंगे, मैं अपनी लड़की को वही छोड़ के आई हूं। वो पूछ रही थी कि बताइए वो कहाँ जगहिया है। डॉक्टरनी द्वारा बताए गए रास्ते से वह लौटी। उस समय मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ था। उसका मामूली सा डर भीषण भय में परिणत हो गया। वो रास्ता में बताई कैसे चले जाओ। जब गई ना तो देखी कि मुख्य जो गेट था उसमें ताला मारा हुआ है। अब वो एकदम डरा गई, वो रोने लगी। उसे बरामदे के बीच बीच खड़ा रोते देख एक आदमी ने उसे किनारे पर खड़ा होकर रोने के लिए कहा। वो बीचे बरामदा में बैठकर रो रही थी। तो वो आदमी क्या बोल रहा है, मैंने साइड में होकर रो, होने किनारा। गांव देहात में यही, शहर में यही दिक्कत है। तुम ये शहर में झगड़ा करोगे ना, रोड पे बीच में करोगे तो आदमी जाने क्या कहोगे, साइड होके होने करो ना झगड़वा, हमने की जाए दो। गांव में करोगे तो आदमी लोग जुट जाएंगे, काहे झगड़ा भइल बा, ऐजा कोई काहे नहीं पूछता है। बोला करो करो लेकिन थोड़ा किनारा होकर होने करो, बुझा रहा है ना। तो वही बोला वो लोग कि थोड़ा साइड होके किनारा बैठ के, किनारा बैठ के रो। वहां के शायद लोगों को रोना वहां फैली रोगाणु नाशक दवाइयों के गंध के समान सहज और स्वाभाविक लग रहा था। मतलब शहर में रोना कोई बड़ा बात नहीं है, यहां पर रोइएगा कोई पूछने वाला नहीं है। पपाती पपाती मैं तुझे कहां ढूंढूं, अब मैं कहां जाऊं, कहती हुए उधर उधर घूमती फिरी और रोने रोते बेचारी घूम रही थी कि कहां खोजे तुमको हम। तो अभी उस एक तरफ से बाहर जाने का रास्ता दिखाई दिया, तो रास्ता दिखा, अस्पताल से बाहर जाने का रास्ता। उस दरवाजे से सिर्फ अंदर के लोगों को बाहर जाने दिया जा रहा था। उसे याद है कि उसने यह दरवाजा पहले भी देखा था। वह बाहर आई, उसे याद आया कि वहां से थोड़ी दूर चलकर दूसरे दरवाजे से वो भीतर गई थी। उस ओर दौड़ी, दूसरे दरवाजे पर पहुंचने पर लकड़ी की बनी सीढ़ियों की याद आई। उसके सामने एक सज्जन की कुर्सी खाली पड़ी थी, जिसे वेतन के बारे में पूछा था, मुझे वहीं जाना है। वह दरवाजा बंद था। वो जब गेटवा पे गई, मतलब 3-4 गो गेट होता है ना, वो गेटवा पे गई तो दरवाजा क्या था, वो पपाती अभी भी स्ट्रेचर पर आंखें मूंदे पड़ी दिखाई दी। वहां पे बेचारी बच्ची उसी पड़ी हुई थी। वो चिल्लाई, बाबूजी बाबूजी जरा दरवाजा खोलिए, मेरी बेटी अंदर है, ठीक 3 बजे आना। वो बोला कि अभी सब कुछ बंद हो चुका है, तुम कब बजे आना, 3 बजे। और 10 मिनट तक उस आदमी से मिन्नतें करती रही। 10 मिनट तक रो रही थी कि खोल दीजिए दरवाजा, हमारा बेटी भी जाना है। उसकी भाषा वल्ली अमाल को समझ नहीं आया। किसी व्यक्ति से पैसे पाकर वह चूम कर उसके लिए दरवाजा खोला। देखो दूसरा आदमी आया, पैसा दिया तो खोल दिया दरवाजा। उसी में भी घुस गई, अपनी बेटी को उठाकर छाती से लगाया, अकेले ही जाकर बेंच पर बैठकर खूब रोई। बेटी से मिली अपना, जाके एक जगह बैठ के चुपचाप खूब वहां पे क्या कर रही थी। बड़े डॉक्टर एमडी के छात्रों की कक्षा समाप्त करके एक कप कॉफी पीकर वार्ड की तरफ चल दिए। अब बड़ा डॉक्टर जो थे, सबसे बड़ा डॉक्टर, वो क्लास ले रहे थे। क्लास खत्म हुआ, एक कप कॉफी पिए और कॉफी पर करके चल दिए वार्ड की तरफ। उन्होंने सुबह मेनिंजाइटिस का जो केस देखा था, उन्हें अच्छी तरह याद था। उन्होंने हाल ही में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में उस रोग की कुछ दवाइयों के बारे में पढ़ा था। वो बहुत कुछ दिन पहले ही वो दवाई के बारे में कुछ पढ़े थे, मेनिंजाइटिस का रोग के बारे में। आज मैंने सुबह मेनिंजाइटिस का एक केस एडमिट करने को कहा था। 12 साल की वो लड़की कहाँ है, अब पूछ रहे हैं कि वो लड़किया कहाँ है। डॉक्टर साहब वार्ड में गए, जहां भर्ती होता है ना रोगी, वहां पे गए, डायरेक्ट जाके पूछ रहे हैं कि आज हम 12 साल की लड़की को भर्ती करने के लिए मेनिंजाइटिस के रोग में कहे थे, कहाँ है वो। तो वो बोला कि डॉक्टर साहब यहाँ कोई एडमिट नहीं हुआ है। वो बोली, तो बोले क्या एडमिट नहीं हुआ, मैंने उसे एडमिट करने का खास आदेश दिया था। धनशेखरन, आपको याद है? याद है डॉक्टर साहब। पॉल जाकर पता करके आइए इस केस को इन लोगों ने कैसे मिस कर दिया। पाल सीधे नीचे गए, आमने सामने दोनों तरफ क्लर्कों से पूछताछ की। दोनों तरफ जो क्लर्क था उनसे क्या किया, पूछताछ किया। क्या करे बाबूजी, आप लोग एडमिट एडमिट लिख करके चीट पकड़ा देते हैं, यहां वार्ड में खड़े होने की भी जगह नहीं है। तो बोले कि स्वामी, उन आदमी का नाम स्वामी था, स्वामी बड़े डॉक्टर साहब पूछताछ कर रहे हैं बारे में, वे लोग उनके परिचित हैं, हो सकता है मैं क्या जानूं। तो बोला कि हो सकता है परिचित होंगे, हम क्या जानते हैं। 12 साल की कोई लड़की मेरे पास नहीं आई, हो सकता है उसके बदले कोई और आया हो।
मैंने सभी लोगों को कल सुबह 7:30 बजे आने के लिए कह दिया है। रात को 3-4 बेड खाली हो जाएंगे। इमरजेंसी हो तो पहले बता देना चाहिए। हाँ, इस बात का भी संकेत दे देना चाहिए कि डॉक्टर साहब, बड़े डॉक्टर इस केस में इंटरेस्टेड हैं, वे लोग उनके रिश्तेदार हैं। मतलब देखो, बताते हैं, जहां भर्ती होना वहां खोजबीन चल रहा है। वली अमाल अभी वजह है, दूसरा जगह है, और वजह खोजबीन चल रहा है। वो बोला कि आप लोग भर्ती करने के लिए कह देते हैं और यहाँ पे जगह नहीं है। दूसरा चीज, बड़े डॉक्टर सब इंटरेस्टेड है तो बोलना चाहिए ना कि कहीं खास है, हम लोग उसको एडजस्ट करा देते। मतलब क्या है ना कि वो लोग थोड़ा सा नॉर्मल लोगों को कुछ समझता नहीं था, लेकिन अगर कुछ पैरवी वरवी वाला जाता था तो एकदम पैर गिरता रहता, अरे यार आप कहां से आ गए। वली अमाल को समझ नहीं आया कि वो अगले दिन सुबह 7:30 बजे तक क्या करे। अस्पताल के वातावरण उसे भयभीत बना दिया। वह जान नहीं सकी कि उसे अपने बेटी के पास रहने देंगे अथवा नहीं। वो कंफ्यूज हो गई। क्षण भर के लिए वो कुछ सोचती रही, फिर उसने बेटी को उठाकर छाती से लगा लिया, अपने उसके सिर को अपने कंधे पर टिकाकर हाथों पैरों को लटकता छोड़कर उसे अस्पताल के बाहर लाई। ऐसे उठा ली, लेके कंधा पे और उठा के ऐसे लेके बहरी चल दी। सोचो, बाहर आई, पीले रंग की साइकिल रिक्शा पर सवार हुई, रिक्शे वाले बस अड्डा तक चलने के लिए कहा। मतलब उधर खोजबीन चल रहा है, इधर बेचारी बच्ची को उठा करके अब ये बाहर ले जा रही है। अब ऐसा होता है फिल्म उलिम में कि एक तरफ से खोज चलता है, दूसरे तरफ से भुला के वही रास्ता से हम लोग ऐसे चिल्लाते हैं, अरे इन्हें घूम रहे होता है ना ऐसा। हम लोग मन में होता है, हम लोग रहती तो बता देती कि अरे हे से जो अब वो ऐसे होकर निकल जाता है दूसरी जगह, और जो जिसको खोजता है वो दूसरी जगह। अब सुनो, डॉक्टर साहब को आके बोला गया कि कोई मिनट, वो बोले व्हाट नॉनसेंस, कल सुबह 7:30 बजे तब तक वह लड़की मर जाएगी। डॉक्टर धनशेखरन, आप स्वयं ओपीडी में जाकर देखिए, वह वहीं होगी। इन दुष्टों के वार्ड में कोई बेड खाली नहीं तो क्या, हमारे विभाग में एक वार्ड में एक बेड खाली है, वह बेड उसे दिलवा दीजिए, जल्दी कीजिए। डॉक्टर साहब उसके लिए, उसको किसी के लिए रिजर्व करके रखा गया है। तो डॉक्टर साहब बोले कि इन दुष्टों के पास बेड नहीं है तो हमारे वार्ड में है, जाके उसको जल्दी से बेड दिलवाइए, नहीं तो सुबह 7:30 बजे तक लड़कियां मर जाएगी, खतरनाक रोग है उसको। वो बोला कि ना डॉक्टर साहब, ओकरा के दूसरा कोई रिजर्व करके रखल बा पैसा पो। आई डोंट केयर, आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ, राइट नाउ। एकदम चिल्ला के कहे कि हम कुछ नहीं जानते हैं, जल्दी से भर्ती करो ओकरा के। बड़े डॉक्टर साहब आज तक किस तरह चिल्लाकर नहीं बोले थे, और इतना खिसियाल कभी ना रहा। अतः डॉक्टर धनशेखरन, पॉल, हेड नर्स मिरांडा सब घबरा के ओपीडी की तरफ चल दिए। पूरा पार्टी हो जाके टूट गया, अरे भाग रहे आज खिसिया बड़न साफा एकदम, उठा पटक खोजी, जल्दी चल खोज। सब लोग अब दौड़ा है, वो लोग दौड़ा वार्ड की तरफ, ओपीडी की तरफ, ये चल दी है अब बस अड्डा की तरफ। अब वो क्या बोल रही है, इसे मामूली ही तो बुखार है, वापस मुनाडी पट्टी ले चलती हूं, वहां के वैद्य जी को दिखा दूंगी, गांव के अस्पताल में नहीं ले जाऊंगी। अब वो अपने में बोल रही है कि हम एक गांव पर ना ले जाएंगे, वहां के डॉक्टर साहब ने तो मुझे डरा ही दिया था और मदूरे जाने के लिए कहा था। इसके माथे पर खड़िया मिट्टी का लेप लगा दूंगी, चूना मिट्टी का लेप लगा दूंगी, ओझा से झाड़ फूक करवा दूंगी। बोल रही थी कि ओझा से जाके एक के झरवा देंगे, सब ठीक हो जाएगा। साइकिल रिक्शा बस अड्डे की ओर बढ़ता गया, जा रहा था। वो लोगों ने खोज रहा है, ये इन्हें चुपचाप जा रही है। बस वो समझ लो कि 2 मिनट का खाली अंतर था इन लोगों को निकलने में और लोगों को खोजने में, बुझा रहे ना। अगर 2 मिनट पहले ही नौटंकी हो जाती तो बेचारी भेटा जाती वहीं पे। वली अमाल ने मन्नत मानी, अब वो मनौती कर रही है कि यदि पपाती ठीक हो जाएगी तब वैदेश्वरन जी के मंदिर जाकर दोनों हाथों में रेजगारी भरकर भगवान को भेंट चढ़ाऊंगी। वो मनौती कर दी कि अगर वली अमाल मनौती कर दी कि अगर पपाती ठीक हो जाएगी तो हम जाके दोनों हाथों में रेजगारी भर के भेंट चढ़ाएंगे। तो इस तरह से ये पाठ का व्याख्या खत्म हुआ। हम लोग अब देखेंगे इसका अगले क्लास में क्वेश्चन आंसर।